गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। मैं राहुल सर। आप लोगों को आज जो क्लास आज मिलेगा, जो लेक्चर आज का क्लास है वो 10th क्लास में हिंदी मीडियम बेस्ड है। जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं और हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास उनके लिए बेस्ड है। मैं आज बात करूंगा जो क्लास 10th का चैप्टर 2 जो है, जिसको हम बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। 9th क्लास में जो बहुपद हम लोगों ने पढ़ा था वह बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 9th क्लास की चीज़ें याद रहेगी तो 10th क्लासों की समस्या को सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। तो 9th क्लास में जो मैंने पढ़ाया या आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा है तो वो चीज़ें हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। खैर, मैं उसको रिवाइंड कराना चाहता हूँ। आप लोग देखेंगे सब कुछ ईजिली तरीके से आप लोगों को रिवाइंड हो जाएगा। 9th क्लास में जो हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है, उसके परिभाषा को पढ़ा था। बहुपद के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना था। अब हम बात करते हैं कि उस 9th क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या बहुपद, तब बहुपद की परिभाषा तो यही बताई गई थी कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर के साथ एक से अधिक पदों में व्यक्त हो उसे बहुपद कहते हैं। अभी इस चीज़ को मैं अभी आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, अचर राशि क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी मैं बताऊँगा। इस क्लास में आप लोग को यही बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो उसमें पढ़ना था उसकी परिभाषा को, और ये पढ़ना था उसके टाइप्स क्या है। टाइप्स का मतलब क्या, तो अगर हम बात करें बहुपद में, तो बहुपद में दो चीज़ें बड़ा मायने रखता है। एक तो ये कि उस पर पावर कितना है, जिसको हम हिंदी में घात बोलते थे, इसको इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं, घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो बहुपद पर पावर जो होता है उसको घात बोलते थे, डिग्री बोलते थे, और एक उसके टर्म्स, उसके पद, कि किसी बहुपद में कितने पद हैं। तो बहुपद बहुत तरह के हो जाएंगे, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थपदीय बहुपद, इसी तरह बहुत सारे हो जाएंगे। घात के आधार पर अगर बोलें तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, ये सब ये जो चीज़ें मैंने बताया ये 9th क्लास में ये लर्न करना था, यही पढ़ना ही था 9th में। तब बहुपद के अगर टाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स, मतलब घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो घात के आधार पर बात करें तो उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, पद के आधार पर भी बात करें तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमें मेनली क्या पढ़ना था, एक पदीय बहुपद, मैं पद के आधार पर बोल रहा हूँ, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थपदीय बहुपद, इतना तक ही पढ़ना ही था। आगे आप बढ़ा सकते हैं। और घात के आधार पर एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, हम लोग को द्विघातीय बहुपद तक ही पढ़ना था। अब 10th क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें त्रिघातीय बहुपद तक का भी सवाल हमें मिलेगा, यानी मैक्सिमम हमें त्रिघातीय बहुपद तक पढ़ना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद को क्या बोलते हैं, हिंदी में रैखिक बहुपद भी बोलते थे, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि बहुपद का इंग्लिश जो होता है पॉलिनोमियल्स होता है। तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आप लोग हमेशा जानने का प्रयास करें, क्योंकि आगे के क्लासों में इंग्लिश मस्ट हो जाएगा, ठीक। तो पॉलिनोमियल्स था, लीनियर पॉलिनोमियल बोला गया था एक घातीय बहुपद को। द्विघातीय बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया था, त्रिघातीय बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। टर्म के आधार पर, पद के आधार पर अगर हम बात करें तो जो एक पदी बहुपद होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जो दो पदी बहुपद होता है उसको बायनोमियल बोलते हैं, जो त्रिपदी बहुपद होता है उसको ट्राइनोमियल बहुपद बोलते हैं। इस तरह की बातें थी, ये 9th क्लास में पढ़ना था। घात किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, इंग्लिश हो गया उसका, घात किसे कहते हैं। तो किसी भी बहुपद का जो उसका पावर होता है, जो अधिकतम पावर होता है उसके चर पर, यानी किसी भी बहुपद में चर के अधिकतम पावर को घात कहते थे। ये 9th क्लास में पढ़ा गया था। कोई भी बहुपद आप लोग के सामने मैं लिखूंगा, उसका घात पूछूंगा, तुरंत उसका देखा जाता था कि उसमें सबसे अधिक पावर कितना है, तो वह उसका घात हो जाता था। ये चीज़ें मैं अभी बताऊंगा उदाहरण के साथ, ठीक। उसके बाद हमें क्या देखना था, घात के बाद
हमको पद भी पहचान करना था कि पद क्या होगा, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद दे दिया जाता था और उसमें पूछा जाता था आप बताइए इसमें कौन त्रिपदीय बहुपद है, कौन चतुर्पदीय बहुपद है, कौन द्विपदीय बहुपद। ये चीज़ें 9th क्लास की चीज़ें थी। अब हम बात करें 10th क्लास के पॉलिनोमियल्स की, तो इसमें ज़रूरी है कि जीरो बहुपद किसे कहते हैं और अचर बहुपद किसे कहते हैं। तो ये 9th क्लास में बताया गया था तो जीरो बहुपद किसे कहते हैं। तो जीरो बहुपद मतलब शून्य बहुपद, ठीक। शून्य बहुपद क्या है, तो किसी भी बहुपद में अगर चर का गुणांक 0 हो जाता है तो उसको शून्य बहुपद कहते थे। अब बहुपद का गुणांक चर का गुणांक क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा 9th क्लास में जबकि आप लोग पढ़े हैं, ठीक। और अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल एक नियतांक हो, एक पदीय बहुपद हो और उसमें चर ना हो तो हमारा अचर बहुपद कहलाता था। अभी आप समझिए, अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स को 2 वर्ड में बांटा गया है, पॉली और ट्रम्स, ठीक है। मतलब नोमियल्स का मतलब होता है ट्रम्स, ठीक है। नोमियल्स का मतलब होता है ट्रम्स, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पद, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, यानी बहुत सारे पद, ठीक। अब बात आता है कि इसके नाम से पता चल गया कि इसके नाम में ही बहुत और पद जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसका हिंदी तो बहुपद ही कहलाएगा, ये तो सबको पता है। अब बात आती है किस प्रकार का पद, विच टाइप टर्म्स, किस प्रकार के पद को हम बहुपद बोलेंगे, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें परिभाषा मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात, ये पॉली जो है, पॉली वर्ड यह एक यूनानी शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोर, बहुत सारा, इंग्लिश में मोर बोलते हैं, ठीक। और टर्म्स का मतलब होता है पद, यानी नोमियल्स इसका मतलब होता है। अब हम बात करें कि किस तरह के पद को, जिसमें बहुत सारे पद आते हैं, लेकिन किस तरह के पद आते हैं जिसको हम बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एक नियम है, एक कंट्राडिक्शन है कि भैया किसी प्रकार के पद को आप बहुपद नहीं बोलेंगे। तो इसमें बताया गया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के साथ एक से अधिक पदों में व्यक्त हो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। ऐसा बीजीय व्यंजक, तो जो वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, बीजीय व्यंजक की मैं बात कर रहा हूं, बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर के रूप में हो, यानी कहने का मतलब ये है पद कैसा रहेगा, चर के रूप में होना चाहिए। चर राशि क्या है, अभी जस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि चर राशि है क्या, ठीक। अब बात यह है कि बीजीय व्यंजक अगर शब्द आ रहा है तो बीजगणित में बीजीय व्यंजक में चर अचर राशि आते रहते हैं, ठीक। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि बहुपद में जो भी पद आने वाला है वह चर के साथ आएगा, चर के साथ आएगा, यानी कोई भी पद बिना चर का नहीं होगा। अगर किसी एक क्वेश्चन की बात करें, किसी एक प्रश्न की बात करें तो उसमें चर राशि दिखना चाहिए, तभी हमारा वह बहुपद होगा, बहुपद का प्रश्न कहलाएगा, ठीक। तो बीजीय व्यंजक जिसको एक से अधिक पदों में चर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि एक से अधिक पद लिखो लेकिन उसमें चर जुड़ा हो। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, मान लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये देखने से पता चल गया होगा कि 9th क्लास में या गुणनखंडन विधि में बहुपद में चैप्टर में ये आया था, यानी यही तो हमारा बहुपद है। देखिए 1 2 3 पदों में है और इसके साथ क्या है, यक्ष है, मतलब तीनों एक साथ है। एक प्रश्न है इसमें यक्ष तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, यानी ये चर के साथ है। ये प्रश्न ही हमारा किसके साथ है, यक्ष के साथ, यानी चर के साथ है, तो हम इसको बहुपद बोलेंगे। बहुपद का एक अपना आइडेंटिफिकेशन, पहचान होता है, लेकिन ये हमारा बहुपद है। अब कौन सा बहुपद है ये नहीं बताएंगे। इसका पावर 2 है, इसका घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि 2 से अधिक घात इसमें नहीं है। इस पर घात कितना है, इस x पर घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसका घात 2 हो गया, जिसको हम डिग्री बोलते थे। द मैक्सिमम पावर ऑफ
वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल्स, मतलब किसी भी बहुपद में जो अधिकतम पावर चर का होता है वही उसका घात कहलाता है। तो ये हमारा बहुपद है, ये हमारा चर है, अधिकतम घात 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2, यानी डिग्री हो जाएगा इसकी 2। तो कोई भी सवाल जो बीजीय व्यंजक के रूप में यानी x के रूप में एक से अधिक पद में हो तो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाता है। ठीक, अब x के रूप में इसी तरह का तो सवाल आएगा 2x² + 5x + 3, मतलब कि कोई भी सवाल हमारा x के रूप में जरूर होगा। अब चर राशि किसे कहते हैं, आप लोगों ने तो देख लिया कि x ही यहाँ पर चर का काम कर रहा है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, थोड़ा इंग्लिश भी जाने, वेरिएबल। ठीक, यानी चर राशि यानी वेरिएबल। तो चर में मेनली हम लोगों ने शुरू से 7th 8th 9th यानी ये सारे के सारे क्लास में हम लोगों ने चर राशि पढ़ा है। यानी अक्सर क्वेश्चन में x मिल जाता था, y मिल जाता था, z मिल जाता था, ये तीनों हमें मिल जाते थे, x y z क्वेश्चन में आ जाते थे। तो x y z को ही हम लोग चर मानकर चलते हैं, क्योंकि x y z का ही उपयोग ज़्यादातर क्वेश्चन में होता है। तो चर को मेनली x y z माना जाता है, जिसकी वैल्यू पता ना हो। ठीक है, वो आधारित हो, प्रश्न के ऊपर आधारित हो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पता होती है, वह डिपेंडेंट होता है, आधारित होता है, किसी पर निर्भर होता है, तो वही हमारा चर है। तो एक्स वाई जेड हमारा चर राशि है, परंतु अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में ए बी सी डी यानी जेड तक एक्स वाई जेड तो हमारा चर राशि हुआ, लेकिन कभी कभी ए बी सी डी यानी कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी चर का काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेनली एक्स वाई जेड का ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसको चर की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ये चर राशि है हमारा एक्स वाई जेड। अचर राशि क्या है, तो अचर राशि का मतलब कोई नंबर हो गया। अचर राशि क्या होगा, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक। तो अचर राशि में क्या आता है, नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने सारे नंबर्स होते हैं सब सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अचर राशि यानी कांस्टेंट कहलाते हैं। तो चर राशि तो आप लोग शुरू से ही पढ़े हैं, चर राशि अचर राशि। ठीक, तो हमारा जो बहुपद होगा वो हमेशा चर के साथ आएगा, बिना चर का कोई बहुपद नहीं होता है, याद रहे। अगर बिना चर का बहुपद है तो वह अचर बहुपद कहलाता है, वह अपवादित है, वो केवल याद करने के लिए है। ऐसा बहुपद जिसमें चर ना हो, उसमें केवल एक पद का कोई नंबर हो, तो उसको हम अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। वो 9th क्लास की चीज़ें थी। लेकिन मेनली बहुपद हमेशा चर के साथ आते हैं। तो क्या हमने जाना, इसकी परिभाषा पता चल गई। हर एक बुक में परिभाषा दे रखा, आप बस इतना समझिए, बीजीय व्यंजक उसमें लिखा होगा, हर परिभाषा में बीजीय व्यंजक का उपयोग किया होगा। तो बीजीय व्यंजक का मतलब है बीजगणित का हिस्सा है, और जहाँ बीजगणित आता है वहाँ हम चर अचर राशि के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब चर राशि की बात की जा रही है तो बहुपद में बिना चर का बहुपद होगा ही नहीं। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जो चर के रूप में ही होगा और एक से अधिक पदों में व्यक्त हो तो उस तरह के पद को बहुपद कहते हैं, उस तरह के प्रश्न को बहुपद कहते हैं। अब इसका फॉर्मेशन क्या होगा, इसकी बनावट क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, वो देखते हैं। तो कभी भी अब हम बात करेंगे बहुपद के, ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगर इस बहुपद, मान लीजिए हमारा एक बहुपद दे रखा है, बहुपद के आइडेंटिफिकेशन उसको किससे दर्शाया जाता है। 9th क्लास में बताया गया था कि px लिखते हैं या फिर fx लिखते हैं। तो कभी भी बहुपद को px से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर fx से दर्शाया जाता है। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है, हमारे पास इसको देखकर ही पता चल जाना चाहिए, 9th क्लास में हम लोग पढ़े, इसको देखकर पता चल रहा है 3 पद का बहुपद है, यानी ये 3 पदीय और त्रिपदीय बहुपद है। घात देखते ही पता चल जाएगा कि द्विघात का है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें अधिकतम पावर 2 है, यानी यह द्विघातीय बहुपद है। यानी यह 3 पद का द्विघातीय बहुपद है, 3 पद का द्विघातीय बहुपद है। इसको दर्शाने के लिए इसको px से दर्शाया जाता था। क्वेश्चन में 9th क्लास में यह इस तरह लिखा होता था, px = 2x² + 5x + 3। तो ये px का मतलब क्या होता है, px का मतलब कुछ नहीं, पोलिनोमियल्स ऑफ x। तो हम चाहे हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े,
अल्फ़ाबेटिकल वर्ड या इंग्लिश वाले वर्ड तो आते रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी बहुपद को px से दर्शाया जाता है या फिर कहीं कहीं किसी बुक में, मैक्सिमम सारे के सारे बुक में कहीं कहीं fx भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप p के बदले f लगा दो, लेकिन x तो रहेगा। लेकिन x बदलता रहेगा। हो सकता है कि कोई लड़का पूछते सर यहाँ 2x² नहीं है 2y² है, तो यहाँ पर भी y हो जाएगा। हमेशा समान चर होता है, y रहेगा तो y रहेगा, x रहेगा तो x होगा, नहीं तो वो दूसरा चीज़ में चला जाता है, ठीक। तो अगर यहाँ y हो तो यहाँ x ना होकर y हो जाता है, py कहला, यानी p और f नहीं बदलेगा, हमेशा उसका x y रहेगा। तो वो देखने से पता चलता है। बुक में केवल आपको बहुपद दिया रहेगा, आप लोग सॉल्व जब करेंगे तो हमेशा उसको लिख दिया जाता है px इतना दिया है, fx इतना दिया है। ये सब चीज़ें हमें खुद लिखनी पड़ती है, ठीक। देख, अगर y में बहुपद है तो py लिखेंगे या चाहे fy लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है किसी भी बहुपद को px या fx से दर्शाया जाता है। p बोले तो पॉलिनोमियल्स, x बोले तो इन x, मतलब पोलिनोमियल्स इन x। ये क्या है, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल्स इन y, मतलब y में बहुपद, x में बहुपद, y में बहुपद, x में बहुपद। यह बहुपद y में है तो y में बहुपद हुआ, यानी ये जो बहुपद दिया है वह y में है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, बनावट की। तो मैंने इसके परिभाषा में क्या पढ़ा था, बीजीय व्यंजक जो एक से अधिक पदों में हो, एक से अधिक पदों में हो। और इसका नियम जो कंट्राडिक्शन था, जो पक्का लगाना ही था, वो क्या था, ये हमेशा चर के साथ आएगा, यानी बहुपद हमेशा चर के साथ आता है, ठीक। तो चर तो रहेगा ही। फॉर्मेशन क्या बना, a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 नहीं है x² है, प्लस डॉट 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 an x पे पावर n, ये सब चीज़ें होता है। तो ये कुछ नहीं है, यही चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कैसे। यहाँ पर a और x एक साथ है, मान लीजिए x भी है और a भी है, तो याद रहा x को पहले चर बोल दो। x y z हमेशा चर होता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में a भी हो और x भी हो, तो यहाँ पर चर का काम x कर रहा है, a चर नहीं है, a अचर राशि है। तो मैंने पहले ही बताया कि x y z को पहले प्रायोरिटी दी जाती है चर राशि के लिए, ठीक है। तो जहाँ x हो वही चर कहलाएगा। अगर x ना हो, a b c d हो, चाहे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हो किस क्वेश्चन में, तो हम उसको चर ले सकते हैं। लेकिन x y z अवेलेबल हो तो दूसरे को हम चर नहीं लेंगे। इसका फॉर्मेशन देखिए कि हमारा px जो होता है a0, मतलब a यहाँ पर क्या है, कोई नंबर है, a1 कोई नंबर है, a2 कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कोई अचर राशि है, नंबर है 2 3 4 5, लेकिन x1 आएगा, सॉरी x पे पावर 1 आएगा, x² आएगा, x पे पावर 3 आएगा, x पे पावर n, यानी कह रहा है कि हमारा कोई भी फॉर्मेशन जो होता है बहुपद का इस रूप में होता है, ठीक। अब इसी में से कोई टूट के आएगा, मान लो 2x² प्लस 5x हम लिखे हुए हैं प्लस 3, तो यही तो है, ये हमारा a1 का काम कर रहा है, या फिर a2 बोल सकते हो, ये हमारा a2 a3 का काम कर रहा है, मतलब यही a का काम कर रहा है, ठीक। और इसके अनुसार अब हम बात करें कि जैसे कि इस फॉर्मेशन में हमें ये दर्शाया गया कि a1 a2 कोई अचर राशि है, ठीक। और x हमेशा रहता है इसके साथ जिस पर पावर लगा होता है, यानी जो भी बहुपद में जो पावर जो घात होता है वो नंबर पर नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। कभी बहुपद में पावर हमेशा चर पर होता है, चर के ऊपर होता है, अचर राशि के ऊपर पावर नहीं होता है, ठीक। तो जब भी पावर आएगा वो x वाले पद पर ही आएगा, y में रहेगा तो y वाले पद पर आएगा, z में रहेगा तो z वाले पद पर आएगा, कभी भी अचर राशि वाले पद पर घात नहीं आता है। इस क्वेश्चन को देखिए, y पर ही पावर शो कर रहा है, इस पर कभी पावर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 2 पे पावर 2 लिख ही दे तो ये क्वेश्चन अधूरा है, 4y हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी नंबर का पावर तो सॉल्व होकर कोई ना कोई नंबर ही दे देता है, इसलिए नंबर का पावर हम नहीं देखते हैं, हम सीधे चर राशि का ही पावर या घात देखते हैं, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है कि हमारा जो बहुपद होगा इसी रूप में होगा। इसी रूप का मतलब x पे पावर दिखेगा, a1 a2 a3 के बदले कोई नंबर शो करेगा, वो चाहे अब डॉट 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 an और xn, ये दर्शा रहा है कि वो बहुपद हद से भी ज़्यादा जितना भी पावर हो सके जा सकता है। यहाँ पर n के जगह 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, मतलब जितना मन करे ऊपर पावर चढ़ा सकते हैं, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं
कि 10th क्लास में किस तरह के बहुपद को ज़्यादातर हमें पढ़ना है। ठीक, चर राशि आप समझ गए। अब हम 10th क्लास में और 9th क्लास में दोनों को कंपेयर करते हैं। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक, वो किसे कहते हैं? तो एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? अब मान लीजिए मैंने अभी ये लिखा है 2x² + 5x। ये 9th क्लास की चीज़ों को मैं रिवाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पोलिनोमियल्स है तो px लिखना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो px आप लोग खुद से लिखेंगे या fx खुद यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो ये देखेंगे कि क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। कैसे पता चला? तो इसका डिफिनीशन होता है, और एक घातीय बहुपद मान लीजिए 2x + 3, ये भी बहुपद है तो इसको भी हम px लिखेंगे क्योंकि x में है। दूसरा लिख रहे हैं 2y³ + y² + y। ठीक है, ये भी बहुपद है लेकिन py लिखेंगे। अब 3 तरह के बहुपद है, ध्यान से देखो। तो इसका डिफिनीशन भी इसी तरह बनता था। 9th क्लास में मैंने क्या कहा था? एक घातीय बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स, वैसा बहुपद जिस पर घात अधिक से अधिक एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। तो इस बहुपद में देखो तो अधिक से अधिक घात कितना है? 2 है। इस बहुपद को ध्यान से देखो, यहाँ पर x पे पावर 1 है, 1 नहीं लिखते हैं, यानी इसमें 1 से अधिक नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा एक घातीय बहुपद है। ठीक, इस बहुपद में अब x y नहीं, इस बहुपद में जो कि y के रूप में है, इस पर अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद है। तो ये हमारा एक घातीय बहुपद हो गया, ये हमारा द्विघातीय हो गया, और ये हमारा त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक, तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। तो कोई भी बहुपद जिस पर अधिकतम पावर 1 हो, अधिकतम घात 1 हो तो एक घातीय बहुपद। कोई भी बहुपद जिस पर अधिक से अधिक चर पर घात 2 हो तो द्विघातीय बहुपद हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो त्रिघातीय में चला जाएगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, और त्रिघातीय है तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो सेम डिफिनीशन इंग्लिश में होता है, द पोलिनोमियल्स विच हैविंग मैक्सिमम डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मैक्सिमम डिग्री 3 इज कॉल्ड टू क्यूबिक पोलिनोमियल्स, मैक्सिमम डिग्री 1 इज कॉल्ड टू लीनियर पोलिनोमियल्स। इस तरह का डिफिनीशन होता है। तो हम क्या समझे कि अधिकतम पावर 2 रहेगा तो द्विघातीय, अधिकतम पावर 1 रहेगा तो एक घातीय, अधिकतम पावर 3 रहेगा तो त्रिघातीय, 3 घातीय बहुपद। ठीक, अब हमको 10th में जो पढ़ना है वो द्विघातीय के बारे में पढ़ना है, द्विघातीय बहुपद के बारे में हमें पढ़ना है, और त्रिघातीय बहुपद के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। एक घातीय बहुपद आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है, और त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक, यानी ये दोनों बहुपद के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक, बाकी पद तो आप जानते हैं, एक पद, द्विपद, 3 पद, एक पद, द्विपद, त्रिपदीय है। जब पद पूछे तो घात से कोई मतलब नहीं, जब घात पूछे तो पद से कोई मतलब नहीं, जो पूछेगा वहीं दिया जाएगा। दोनों पूछे तो पद गिन लो, घात देख लो, बोल दो कि यह द्विघातीय 3 पदीय बहुपद है, यह भी 3 घातीय 3 पदीय। ठीक, ये सब चीज़ें होता है। तो हमें 10th क्लास में पढ़ना है द्विघातीय बहुपद के बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, ये जो अभी तक मैंने बताया आप लोगों को वो सब 9th क्लास का था। 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बेसिक था, जबकि उसी में बताया गया था अचर बहुपद या शून्यक बहुपद किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अभी बताया आप लोगों को, फिर आएगा हम बताते हैं। तो हम 10th क्लास की अगर बात करें, क्लास 10th में क्या पढ़ना है, तो द्विघातीय बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हमें 10th क्लास में पहले द्विघातीय बहुपद के बारे में स्टडी करनी है। द्विघातीय बहुपद जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। बेटा कम से कम उसका मेन जो नाम है इंग्लिश में उतना याद रहे। ठीक, तो द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में हमें पढ़ना है।
अब द्विघातीय बहुपद कैसा होगा, कोई भी बहुपद जिस पर अधिकतम पावर 2 होगा, पद चाहे जितना भी क्यों ना हो, पद 5 भी हो सकता है, मान लीजिए 2x² प्लस x प्लस 3, 3 पद का है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 2 है। 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। अब इसमें 1 2 3 4 पद कितना है, 4, 1 2 3, इसमें पद कितना है, 3। तो हमको अब इसमें पद से मतलब नहीं है, हमको पढ़ना है द्विघात, यानी घात 2 हो। इसमें घात अधिकतम कितना दिख रहा है, 2, इसमें अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2, तो ये द्विघातीय है। अब पद की बात करें तो इसमें 4 पद है, इसमें 3 पद है। लेकिन याद रहे एक चीज़ हमेशा, द्विघातीय बहुपद में, कोई भी द्विघातीय बहुपद हो एक चर वाला, तो हमेशा उसमें अधिकतम पद 3 होता है। द्विघात है तो 3 पद होगा, एक ज़्यादा। द्विघातीय बहुपद में मैक्सिमम पद 3 ही होते हैं, लेकिन इसमें मैंने 4 लिखा है, 1 2 3 4। तो बेटा देखो ध्यान से, ये दोनों सेम दिख रहा है, 2x प्लस 3x, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 x हो जाएगा प्लस 3, यानी x वाला x के साथ जुटता है, x² वाला x² के साथ जुटता है। मतलब जो सेम चेहरे का होगा आपस में जोड़ घटा कर दिया जाता है उसके साइन के अनुसार, प्लस माइनस के अनुसार, ठीक। तो देखिए अधिकतम कितना हुआ, 3 ही पद तो आया। तो कभी भी द्विघातीय बहुपद में मैक्सिमम पद, अधिकतम पद 3 ही होते हैं। खैर ये सब हमारे नॉलेज के लिए नहीं, केवल जानी है, हमें जो मेन पढ़ना है वो क्या है, द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद का कॉन्सेप्ट जो है, जो 10th क्लास में उससे रिलेटेड प्रश्न को हल किया जाएगा, उस चीज़ को हमको देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, ये 9th क्लास में पढ़े हैं अभी, फिर मैंने बताया, फिर एक बार बता दूंगा। फिर द्विघातीय बहुपद का फॉर्मेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसका बनावट कैसा होता है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे द्विघातीय बहुपद को हल करने पर क्या क्या प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको देखेंगे, यानी उसके हल को देखेंगे। फिर शुरू में ही पढ़ना है द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, उसका आलेख कैसे खींचा जाता है, वो भी देखेंगे। ये सब 4 चीज़ें पढ़ना है। फिर किसी भी बहुपद में 2 चीज़ें हमेशा होता है, एक गुणांक और एक उसका पावर, ठीक है, यानी एक चर राशि का गुणांक और एक चर राशि का पावर। ये चीज़ें हमेशा 9th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। गुणांक किसे कहते हैं मैंने अभी तक नहीं बताया, अभी बता दूंगा, यहीं पर देख लीजिए। 9th क्लास में गुणांक पढ़े हैं, जो x² के बगल में अचर राशि होता है वही हमारा गुणांक कहलाता है। मान लीजिए आप इस सवाल के लिए आपको पूछा जाएगा कि इस प्रश्न में x² का गुणांक कितना है, तो 2 है। इसी बहुपद में x का गुणांक कितना है, तो 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 हमेशा छुपा होता है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 हो। इस बहुपद में x² का गुणांक कितना है, तो गुणांक का मतलब x² के जस्ट बगल में जो गुणा के रूप में सटा हो वह है, वही उसी को गुणांक बोलते हैं। और x का गुणांक कितना है, तो 5 है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो -5 हो जाता, यानी जो इसका गुणांक पूछा जाता है हमेशा चर राशि का गुणांक ही पूछा जाता है। तो जो उसके बगल में गुणा के रूप में सटा होता है, जुड़ा होता है, वही उसका गुणांक कहलाता है, ठीक। और जिसमें यक्ष नहीं दिखता है, तो किनारे वाले पद में हमेशा यक्ष नहीं दिखता है, तो उसको अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद, ठीक। तो गुणांक समझ में आ गया। तो गुणांक क्या होता है, तो हमेशा चर के आधार पर ही होता है, पूछा जाएगा यक्ष। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 4। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद में अगर पद की बात करेंगे तो अधिकतम पद 4 गो होगा। 3 घात है तो 4 पद, 2 घात है तो 3 पद, 1 2 3 4, इससे अधिक पद नहीं होगा। अगर इससे अधिक पद होगा तो ऐड हो जाएगा आपस में, फिर आ जाएगा 4 ही पद पे, ठीक। अब कहेंगे क घात का बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स है इंग्लिश में। तो ये त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि x पर अधिकतम घात 3 है, फिर यहाँ पर x पर अधिकतम घात 2, तो अधिकतम नहीं है बेटा, अधिकतम तो 3 है, बाकी ये तो 2 छोटा है, तो छोटे वाला समझ जो अधिकतम होता है वह उसका घात कर। अब एक प्रश्न बहुत सारे हल, तो इसमें पूछा जाएगा इसका घात क्या है, तो इसका घात कितना बना, घात बराबर 3 आंसर। केवल घात पूछा जाएगा तो देख के बता दिया जाता है घात 3। अब पूछा जाएगा इसमें x² का गुणांक कितना है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, x² का गुणांक, तो हम x² को ढूंढेंगे, x² यहाँ है, इसका गुणांक कहाँ है,
इसके जस्ट बगल वाला, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ 5। गुणांक को कॉफिशिएंट बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ठीक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। फिर पूछा जाएगा यक्स का गुणांक कितना है, यक्स, अब हम यक्स पर जाएंगे। यक्स हमारा यहाँ दिख रहा है, ये यक्स स्क्वायर था, ये यक्स क्यू था, एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 2, एक्स पे पावर 1, यहाँ पर 1 छुपा होता है, 1 लिखते नहीं है, यानी पावर में भी 1 हमेशा छुपा होता है और उसके बगल में भी गुणा के रूप में हमेशा 1 छुपा होता है, याद रहे। तो यक्स का गुणांक कितना है 3 ना -3, जब माइनस साथ में हो तो माइनस के साथ बोलते हैं, यानी यक्स का गुणांक कितना हुआ -3, ठीक, यानी यक्स का गुणांक है -3 और यक्स क्यू का गुणांक कितना है 2 है। तो इस तरह सवाल, तो ये हमारा गुणांक हुआ, ठीक। तो हमेशा गुणांक चर के आधार पर ही पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर का बताइए, एक्स का बताइए, एक्स पे पावर 3 का गुणांक बताइए, तो ये हमारा गुणांक रहा। अब हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। अब सब कुछ क्लियर हो गया, गुणांक किसे कहते हैं, चर राशि किसे कहते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, घातीय, द्विघातीय, सब क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे द्विघातीय बहुपद की। अब यहाँ से हमारा क्लास चालू हो रहा है, 10th क्लास में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो चीज़ यहाँ पर है। द्विघातीय और त्रिघातीय के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले द्विघातीय बहुपद कहते किसे है, परिभाषा एग्जाम में नहीं आता है, इसका एप्लीकेशन आता है, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो हमें परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो परिभाषा हमारा क्या निकलता है, वैसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात, जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ये हमारा इसका परिभाषा हुआ, कोई भी बता सकता है 9th क्लास में, तो ये चीज़ से हमें मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन इसका फॉर्मेशन हमें जानना है। अब द्विघात बहुपद का बनावट, संरचना कैसा होता है, तो सबसे पहले हम इसका संरचना की बात करें, उसके बनावट की बात करें, ठीक, तो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, a b c कोई नंबर है बाबू, जैसे मैं अभी लिख दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसी तरह का तो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, चाहे किसी भी बुक में, अभी मैंने, तो यही तो है बेटा द्विघात बहुपद। बस इसी का ये समझ जाओ कि ओरिजिनल फॉर्मेशन है, वो समझ जाओ कि उसका वास्तविक रूप है। तो ये हमारा बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का वास्तविक रूप है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर देखो, ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम 5 कर रहा है, सी का काम 3 कर रहा है, क्या दिक्कत है, यानी क्वेश्चन हमारा इस तरह दिखता है। कहने का मतलब है इस तरह ये कहाँ से आया, ये दरअसल यह क्वेश्चन इस तरह दिख रहा है, इसको ऐसे बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वह इस तरह दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ यह उसका वास्तविक रूप है। ऐसे जानो कि यह बाप है तो ये इससे निकला उसका बेटा है, क्योंकि उसी का शक्ल का है। तो हमारा ओरिजिनल वास्तविक रूप जो है हमारा क्या बना, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर लिखा जाएगा, जहाँ a b c क्या है, a b c कोई वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है, या फिर अचर राशि है, कुछ भी बोल सकते, जहाँ a b c अचर है और बाकी x तो तुम्हारा चर है ये, यानी a b c हमारा अचर का काम कर रहा है और x जो है हमारा चर राशि है। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह का दिखता है ना, ये क्वेश्चन हमारा इस रूप का दिखता है। तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मेशन क्या बना, यानी द्विघात बहुपद हमेशा इस तरह का दिखता है, हमेशा इसी रूप में रहेगा, प्लस के जगह माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ax² रहेगा, इस तरह हमेशा रहेगा। कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 5x² प्लस 3x -2 प्लस 2, तो ये भी तो इसी तरह दिख रहा है ना, ए का काम ए कर रहा है, बी का काम 3 कर रहा है, सी का काम 2 कर रहा है, क्या दिक्कत है, ये भी तो है ax² प्लस bx प्लस c, यानी सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह दिखेगा। यानी ए बी सी कुछ होता नहीं, ए और बी तो कन्फर्म हो जाता है, ये वो x का गुणांक है, वो x² का गुणांक है, अब बाकी जो किनारे होता है वो अचर पद है, अचर पद है, ठीक। तो हमेशा ए बी सी जो होता है, ए हमेशा x² का गुणांक कहलाता है, यानी याद रहे क्वेश्चन में जब हमें x² दिखेगा तो उसके जो बगल में होगा उसको हमेशा a से दर्शाते हैं, x के जो बगल में होगा उसको हमेशा b से दर्शाते हैं, और जो सबसे किनारे बिना x वाला होगा उसे c से दर्शाते हैं। यानी हमारा द्विघात बहुपद का ओरिजिनल फॉर्मेशन, वास्तविक रूप जो है इसी तरह का होता है, यानी हम इसको px = 2 से दर्शाते हैं। यानी याद रहे
कोई भी यक्स का द्विघातीय बहुपद यक्स के रूप में हो वो इसका फॉर्मेशन यही होता है। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये चीज़ें समझिए कि कोई भी द्विघात बहुपद जो यक्स के रूप में होता है उसका वास्तविक रूप, उसका ओरिजिनल फॉर्मेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फाइनली बोलिए पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी एक्स से घबराइएगा मत, वो केवल दर्शा रहा है कि हमारा बहुपद यक्स में है। याद रहे बेटा, कोई वाई में लिखना चाहे तो वाई में भी लिख सकता है। ए बी सी सेम रहेगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। चर बदलते रहते हैं, एक्स भी कोई लिख सकता है, वाई लिख सकता है, कोई जेड लिख सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो हमारा ये बनावट हो गया, इसकी परिभाषा हो गई, दो चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं इसको जब हल करने पर क्या प्राप्त, किस तरह का सॉल्यूशन, किस तरह का उत्तर हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो 9th क्लास में अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं 9th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, 2x स्क्वायर प्लस 5px प्लस 3, ये हमारा बहुपद है। ठीक, तो बहुपद है तो px लिखो, हमेशा लिखो। अगर मैं मिस्टेक कर जाऊँ तो आप लोगों को लिखना है इस चीज़ को, ये fx भी कोई लिख सकता है। ठीक, ये हमारा बहुपद है। तो 9th क्लास में हमें क्या आया था, इसके बारे में पढ़ना क्या आया था। 9th क्लास में आया था कि इसके गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनखंड प्राप्त करें, मतलब इसको हल करके इसका गुणनखंड प्राप्त करें। अब गुणनखंड बोल जाइए, मैं लिखूंगा केवल इसको गुणनखंडन विधि द्वारा हल करें। अब गुणनखंड छोड़ दीजिए, गुणनखंडन विधि द्वारा इसे हल करें, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब इसको हम कैसे हल करते थे, याद रहे हम लोग क्या करते थे कि इसके बीच वाले पद को दो हिस्सों में तोड़ते थे, और तोड़ना भी कैसे था कि प्लस माइनस करने पर 5px आवे और मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आवे। यही तरीका था 9th क्लास में, और 10th में भी पढ़ना है। तो कैसे सॉल्व होगा, जिनको नई गुणनखंडन विधि आता है जब आगे पढ़ाएंगे तो गुणनखंडन विधि बताएंगे। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि प्राप्त क्या होता है। ठीक है, तो इसको गुणनखंडन विधि से ही सॉल्व किया जाता था। तो इसको एक स्टेप सॉल्व करने पर भी कुछ मिलता था, दूसरा स्टेप करने पर भी कुछ मिलता था, और फाइनली तीसरी या चौथे स्टेप में हमें क्या मिल जाता था, गुणनखंड मिल जाता था। किस रूप में, इसको सॉल्व करने पर हम इस तरह मिल जाता था। मान लीजिए x प्लस 3 x माइनस 2 x प्लस 2, इस तरह का मिल जाता था px इक्वल्स 2। ठीक, इसको सॉल्व करने पर इस तरह का सॉल्यूशन मिलता था, और यही गुणनखंड कहलाता था 9th क्लास की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते थे, ऐसी बात नहीं है। गुणनखंड के बाद उसको हल करने के लिए x की वैल्यू भी निकाली जाती थी। जब इतना सॉल्व हो जाता था तो इसको px को 0 के इक्वल टू कर देते थे, हमेशा 0 के बराबर कर देते थे। यानी x प्लस 2 और x प्लस 3 को 0 के जब बराबर करते थे तो इतना इक्वल्स टू 0, इतना इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 अलग अलग लिख देते थे। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाती थी और x की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाती थी। यानी इसी क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करते जाते थे तो x की वैल्यू निकल जाती थी। जब गुणनखंड पूछता था तो यहीं पर आंसर हो जाता था ब्रैकेट के रूप में, और जब हल पूछता था गुणनखंडन विधि से x की वैल्यू पूछती थी या शून्यक निकालने की बात कहता था तो 3 स्टेप और बढ़ा देते थे और x की वैल्यू को शो कर देते थे, तो हमारा शून्यक कहलाता था। सबसे बड़ी बात हमें क्या मिला, फाइनली इसको हल ही तो करना था। अब चाहे आप जिस विधि से करें, गुणनखंडन विधि से करें, चाहे और भी 2 विधियाँ होता है उसको लगाकर हल करें, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो निकालना है फाइनली x की वैल्यू। चाहे आप किसी विधि से सॉल्व करो, हमें x की वैल्यू निकालना होता है। अगर x के रूप में बहुपद है तो x की वैल्यू लिख लेगा, y के रूप में बहुपद है तो y की वैल्यू लिख लेगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि कभी भी द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद हो उसको हल करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू निकालना। यानी 10th क्लास में जो द्विघात बहुपद पढ़ना है तो उसमें ज़्यादातर पूछागा कि गुणनखंडन विधि से उसे हल करें। इसका मतलब ये हुआ बहुपद x में है तो x का मान निकाले, y में है तो y का मान निकाले। हल करने का मतलब होता है उसको जितना हल करके तोड़ सकते हो वो करो आप। ठीक, यानी फाइनली हमें इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता था,
ये भी मान लीजिए यहीं एक क्वेश्चन है, यहाँ 1 की जगह 2 है, यहाँ 5 है या 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन होता था और फाइनली हमें x की 2 वैल्यू मिल जाती थी, x की 2 वैल्यू मिल जाती थी, मिलती थी कि नहीं। और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता था, x = जैसे अभी अभी आया x = -3, एक आया x = -2, ये तो x की वैल्यू ही तो है। तो याद रहे द्विघात बहुपद में जब हम हल करके x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको किस किस नाम से जाना जाता है, वो चीज़ आप अभी याद कर लो। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में आप आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो जो बहुपद को हल करके जो वैल्यू निकलता है x का हो चाहे y का हो, उसको क्या बोलते हैं, उसका 3-4 नाम है। क्वेश्चन में पूछता है शून्यक प्राप्त करें, शून्यक का मतलब क्या बेटा, वैल्यू सॉल्व करो, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, वही शून्यक कहलाएगा। यानी x की जो वैल्यू होती है इसका जो नाम होता है, एक तो शून्यक बोला जाता है, हिंदी में बोल देगा, ये नहीं बोलेगा कि x की वैल्यू निकालो, इशारा से बोलेगा शून्यक निकालो, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू ही तो शून्यक है। कभी बोलेगा मूल निकालो, मूल प्राप्त करें, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा मूल प्राप्त करें। मूल क्या है, x की वैल्यू की ही बात बोल रहा है, यानी शून्यक को ही मूल कहते हैं, ठीक। कभी कभी कह सकता है कि x का मान बताएं, तो वही चीज़ हुआ। इंग्लिश में इसको रूट बोलते हैं, फाइंड द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल्स, रूट्स बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश में रूट बोलते हैं या फिर जीरोज बोलते हैं, जीरोज को हिंदी में ही शून्यक बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ठीक। इतने सारे नाम होते हैं। केवल जो x की वैल्यू निकलती है 2 हमेशा द्विघात बहुपद में 2x की वैल्यू आती है, याद रहे हमेशा। कोई भी द्विघात बहुपद रहेगा, अगर सच में वो बहुपद है द्विघात, तो उसकी x की 2 वैल्यू ही प्राप्त होती है। अब चाहे कुछ भी प्राप्त हो, लेकिन हमेशा 2 मान निकलेगा x का, ठीक। तो उसी को शून्यक बोला जाता है, मूल बोला जाता है, इंग्लिश में रूट बोला जाता है, जीरोज बोला जाता है, और अल्फा और बीटा वो नामकरण, इतना चीज़ बोला जाता है, ठीक है। ये याद रहे, तो ये सब नाम होते हैं। यानी फाइनली क्वेश्चन में यही पूछेगा शून्यक प्राप्त करें, जीरोज प्राप्त करें, फाइंड द जीरोज, इसके मूल निकालें, इसके मूल बताएं, तो कुछ नहीं बाबू, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, और कुछ नहीं, ठीक। अब हम बात करेंगे जो x की 2 वैल्यू होती है उसको एक और नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए x की वैल्यू 2 आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -3, तो कभी कभी क्वेश्चन में इसको एक पार्टिकुलर नामकरण दिया गया है, और यही कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका कोई नाम दे देते हैं, तो मैं इसको अल्फ़ा के रूप में दर्शाता हूँ और इसको बीटा के रूप में। जरूरी नहीं है कि यही अल्फ़ा यही पे, आप इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोल सकते हो, वो आपके ऊपर आधारित है, आप कुछ भी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो x की वैल्यू आती है उसको बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। शून्यक हो गया, मूल हो गया, जीरोज हो गया, रूट हो गया, अल्फ़ा और बीटा भी हो गया, ठीक। तो जो x की वैल्यू होती है उसे अल्फ़ा और बीटा से भी दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो x की वैल्यू आया है इसका कोई राशि का नाम दे दो, कोई नाम कर दो, तो मैंने इसका नामकरण कर दिया कि आज से तुम्हारा नाम अल्फ़ा और तुम्हारा नाम बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा और बीटा भी बोला जाता है। यानी साफ साफ कहें तो x की वैल्यू 2 अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानी जाती है। तो इसकी वैल्यू x की जो निकलेगी एक तो अल्फ़ा हो सकता है और एक x = बीटा हो सकता है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, x का वैल्यू है, कोई नंबर है, यहाँ पर ये नियतांक है, याद रहे अचर राशि है, नियतांक को अचर राशि बोलते हैं, जो नियत होता है बदलता नहीं है, ठीक। तो x की वैल्यू जो आती है उसको मूल, शून्य के अलावा भी अल्फ़ा और बीटा का नाम। यानी हमें क्या मिल गया, जो द्विघात बहुपद को जब हल करते हैं तो x की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो कि प्राप्त हो गई। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक समझना आप लोगों को ज़रूरी था। अब जो नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मिलेगा ये पूरा का पूरा बेसिक था। अब नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट जो 10th क्लास में फार्मूला को प्रूफ करना, जिस फार्मूले का यूज करना उसको मैं प्रूफ कराऊंगा, बहुत इजीली तरीके से प्रूफ कराऊंगा। आप लोग तुरंत देखकर समझ जाओगे। कोई भी द्विघात बहुपद में ABC क्या होता है, तो अचर राशि होता है, कोई वास्तविक संख्या होता है, x हमेशा चर राशि का काम करता है। ये सब चीज़ हमेशा याद रखिएगा। यानी जो वीडियो में मैंने बताया उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा 10th का क्वेश्चन होगा और 10th का कॉन्सेप्ट होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।